डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। ये 8वां मॉड्यूल है आपका ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको डिजिटल फाइनेंशियल एंड टूल्स के अंतर्गत ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं जो कि आज के समय पे बैंकिंग से रिलेटेड है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं क्या और एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे इनको यूज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वे तकनीक या एप्लीकेशन होते हैं जिनकी मदद से हम बैंकिंग या पैसे से संबंधित ट्रांजैक्शंस जो कि इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल बैंकिंग में बैंक जाने की जरूरत होती थी, लेकिन अब हम मोबाइल या कंप्यूटर से ही पैसे भेज सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं, बैलेंस को चेक कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन भुगतान या पेमेंट कर सकते हैं। इन्हें ही डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज कहा जाता है। कुछ ऐप्स हैं जो कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, जैसे यूपीआई के अंतर्गत भीम ऐप का यूज किया जाता है। बाकी अन्य ई वॉलेट ऐप्स का यूज करते हैं जैसे कि गूगल पे यानी जी पे, फोन पे, सैमसंग पे एंड एटसेट्रा। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स का जिनका यूज करके आप अपने दैनिक खर्चे जैसे कि ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप बायोमेट्रिक करके यानी कि अपने अंगूठे या आइरिस पहचान करा करके मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं या पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस सेवाओं का उपयोग करते हैं। मोबाइल बैंकिंग में कई तरह के एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरह पेमेंट्स बैंकिंग ऐप को यूज करके जैसे पेटीएम या फिर गूगल पे, फोन पे, इनका उपयोग करके आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं। तो ये सभी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाती हैं और इनके अंतर्गत प्रयोग होने वाले एप्लीकेशंस को डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है आधार सीडिंग। भाई जब आप अपना अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, बैंक खाता खुलवाते हैं, तो उस बैंक खाते में आपका आधार सीड होना जरूरी होता है। ये कैसे करते हैं? जब आप बैंक में जाते हैं तो आपका ई केवाईसी होता है। क्या होता है दोस्तों? ई केवाईसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने कस्टमर को जानना। तो नो योर कस्टमर ये बैंक के लिए होता है। बैंक अपने कस्टमर को जानने के लिए आपके थंब यानी अंगूठे और आइरिस यानी आंखों की पुतलियों, इनको स्कैन करके अपने डेटाबेस में सुरक्षित करते हैं, या फिर आपके आधार से ओटीपी मांग करके, मोबाइल के जरिए ओटीपी मांग के, ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड को मांग करके ई केवाईसी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली नो योर कस्टमर केवाईसी होता है। केवाईसी को करने के बाद आपका आधार के जरिए खाते में डीबीटी हो सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके, यानी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभ के अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हो सके। क्या होता है डीबीटी? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या हस्तांतरण, लाभ हस्तांतरण। ठीक है, तो लाभ अंतरण करने के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए आधार का सीड होना जरूरी है। भाई क्या है? सीड होना जरूरी है। और सीड करने के लिए आपको बैंक को एक एप्लीकेशन देना होता है जिसे आपका आधार सीड कर दें, एंड इसके बाद इसे आपको मैपर के जरिए यानी कि बैंक मैपर, इसके जरिए बैंक मैपर के जरिए अपने आधार को अपने अकाउंट से सीड करवाना होता है। ठीक है, तो आधार सीडिंग, आधार क्या है? यहाँ पे एक प्रश्न आता है, आधार क्या है? आधार भैया एक 12 अंकीय यानी 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है, यूनिक संख्या, यूनिक आइडेंटिटी नंबर है आधार। तो एक विशिष्ट संख्या है 12 अंकों की, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सभी निवासियों के लिए, भारत के सभी निवासियों के लिए ये जारी करता है आधार। ये 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिससे किसी व्यक्ति की पहचान होती है।
ये UIDAI को आधार को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहित करता है और प्रत्येक व्यक्ति के मूल जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फोटोग्राफ, थंब यानी कि आपके 10 उंगलियों के निशान और चेहरे की बायोमेट्रिक जानकारी को सुरक्षित करता है। आधार सीडिंग आधार कार्ड को अन्य सरकारी या आधिकारिक दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ और व्यक्ति के बैंक खाते के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। अच्छा, बैंक खाते में आधार सीडिंग के लाभ क्या है भाई? आधार सीडिंग के लाभ क्या हैं? तो आधार को खाते से जोड़ने से आप डीबीटी का लाभ ले सकते हैं। आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, ई केवाईसी जिसे कहते हैं, और साथ ही आप एईपीएस के जरिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए खाते से पैसे का भुगतान कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक ना? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या एईपीएस के जरिए कहीं भी किसी भी बैंक में जाकर के या बैंक के छोटे छोटे जो बैंक सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, पीएसपी होते हैं, उनके पास जाकर के आप अपने अंगूठे के पहचान के द्वारा ही पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है QSAM। ये बहुत पूछा जाता है CCC एग्जाम में। QSAM तो इसका पूरा नाम होता है क्यूरी सर्विस ऑन आधार मैपर। अब इसको क्या है? क्यूरी सर्विस ऑन आधार मैपर यह सेवा उपयोगकर्ता को अपने बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग स्थिति जानने के में मदद करती है। यानी कि आपका खाता आधार सीडेड है या नहीं है, ये जानने के लिए आपको डायल करना होगा *99*99#। ये डायल करेंगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो आता है एईपीएस क्या है भाई? एईपीएस ये भी बहुत पूछा जाता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक आधार आधारित डिजिटल बैंकिंग प्रणाली है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से बैंकिंग सेवाएं ले सकता है, यानी कि मनी को विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, यह सेवा कहाँ पे उपयोगी है? खासकर गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होती है, जहां पे व्यक्ति चेक से या फिर भीम जैसे ऐप का यूज नहीं करते हैं, वहां ये खाते से मनी निकालने के लिए एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं। एईपीएस की सुविधाएं क्या है? पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जरूरी चीजें आधार नंबर, बैंक खाते से आधार लिंक कर सकते हैं और बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। अगला समझते हैं आई बैंकिंग एंड एम बैंकिंग क्या है। दोस्तों, आई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इंटरनेट बैंकिंग। आई बैंकिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट बैंकिंग से। ई बैंकिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और आई बैंकिंग लगभग सेम ही होते हैं। जिन्हें कंप्यूटर के जरिए हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट बैंकिंग को, इसको लिए आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल बैंकिंग में क्या है दोस्तों, कि हम इसे मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से एक्सेस करते हैं। ये बैंकिंग सर्विस वाया ऐप्स के जरिए हम इसकी सेवाएं लेते हैं। आई बैंकिंग के अंतर्गत ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं, बिल पेमेंट्स करते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट चेक कर सकते हैं और बैंक से रिलेटेड सर्विसेज या सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लोन वगैरह अप्लाई करना है या फिर आपको कोई सर्विस रिक्वेस्ट डालनी है, अपना स्टेटमेंट जनरेट करना है, ये सारे काम आप आई बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। ई बैंकिंग एग्जाम्पल्स में आते हैं कि ई बैंकिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग में आप मोबाइल मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, स्कैन एंड पे कर सकते हैं, चेक बैलेंस को चेक कर सकते हैं और इंस्टेंट लॉन्च के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले टर्म पे। अच्छा, इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ एक और पहलू है। इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट हुआ 1980 में, लेकिन ये जो पॉपुलर हुआ वो हुआ 1990 के दशक के बीच में। और इंटरनेट बैंकिंग के साथ पहला प्रयोग 1980 के दशक की शुरुआत में हुआ था और 1990 के दशक के मध्य तक यह लोकप्रिय नहीं हुआ। जब घर पर इंटरनेट की पहुंच व्यापक हुई, यानी हर घर में इंटरनेट की पहुंच होने लगी, उस समय ये 1996 में इंटरनेट से जुड़ी थी।
बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, नया रुपए सिंबल जो कि क्या है, एक हिंदी का रा लिखा हुआ होगा और अंग्रेजी के आर की तरह, आधा आर की तरह, ये डबल बार ये खींची हुई, तो ये जो सिंबल है ये इंडियन रुपी सिंबल है दोस्तों। और ये इंडियन रुपी सिंबल कब जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, तो अंबिका सोनी ने इसे अप्रूवल प्रदान किया। और कब दिया, 15 जुलाई 2010 को। कब दिया, 15 जुलाई 2010 को। और इसमें किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया उदय कुमार, जो कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे बैंक के, उदय कुमार, आरबीआई के गवर्नर उदय कुमार के द्वारा इसे तैयार कराया गया। और ये इनको, उदय कुमार जी को, इसके लिए 2,50,000 यानी 2.5 लाख की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई सम्मानित करने के लिए। तो इसे याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है बैंकिंग से रिलेटेड। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और एप्लीकेशंस के अंतर्गत अब समझने वाले हैं कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, जैसे कि यूपीआई क्या है। यूपीआई का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो आपको बताना होगा यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आप जब यूज करते हैं तो इसके लिए पिन भी बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पिन। यूपीआई पिन 6 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का। ये आपको याद रखना है। एम पिन यानी कि मोबाइल पिन जो होते हैं वो आपके 4 टू लेकर के 8 डिजिट तक के हो सकते हैं। यूपीआई पिन जो होगा वो 6 डिजिट का होता है। और ये 4 टू 6 ये भी रहता है। तो 4 टू 6, जैसे मैंने 6 डिजिट का सेट कर रखा, तो आप 4 टू 6 डिजिट का सेट कर सकते हैं। यानी 4 अंकों का हो सकता है मिनिमम, 6 अंकों का अधिकतम आप सेट कर सकते हैं यूपीआई पिन। ठीक है, और ये मोबाइल बैंकिंग के लिए साइन अप करना होता है। यूपीआई पिन आपके बैंक द्वारा जारी किया गया 4 या 6 अंकों का गुप्त कोड होता है। इसका उपयोग आईएमपीएस यानी इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम जो होता है उसके लिए आप इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम को, इसको पूरा नाम क्या कहते हैं, इमीडिएट। इमीडिएट यानी तत्काल, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो इंस्टेंटली अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है तो आप इस सेवा का उपयोग करते हैं, आईएमपीएस का। और आईएमपीएस या यूपीआई के द्वारा आप ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो आईएमपीएस के माध्यम से ही होते हैं। ठीक, तो आईएमपीएस क्या है, चलिए समझते हैं इसको। आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम भारत में एक तत्काल या त्वरित भुगतान, अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने के लिए एक सिस्टम है। इसमें आईएमपीएस मोबाइल फोन के माध्यम से, आईएमपीएस मोबाइल फोन का मतलब है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के माध्यम से, अरे स्मार्टफोन के माध्यम से आप मनी को ट्रांसफर करते हैं। बैंक में आईएमपीएस चुनना होता है या एनईएफटी चुनेंगे या फिर आप आरटीजीएस चुनेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के भुगतान प्रणाली हैं जिनमें से आप तत्कालीन 10 से लेकर के किसी भी अमाउंट को आप ट्रांसफर करते हैं वो आईएमपीएस या यूपीआई के माध्यम से करते हैं। ठीक है, भीम जो ऐप है, ये भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी ट्रांसफर। ठीक है, सो मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम रहता है। अब भीम किसके द्वारा तैयार किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा। ये भी पूछा जाता है भीम किसके द्वारा तैयार किया गया, एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई क्या है दोस्तों, एनपीसीआई स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय भुगतान प्रणाली आप कह सकते
भारतीय भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसके द्वारा यूपीआई को या भारत भीम ऐप को मैनेज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और भीम ऐप यूपीआई जो होता है, यूपीआई सेवाएं 24/7 आवर चालू रहती हैं। इसमें अभी फिलहाल में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब आने वाले समय में चार्जेस अप्लाई होंगे। एनपीसीआई ने शुरुआत में 4 सदस्य बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक के साथ मोबाइल भुगतान प्रणाली के लिए एक पायलट किया और बाद में इसका विस्तार किया था। ये भी आपको याद रखना है। और एनईएफटी आरटीजीएस के विपरीत होती है, जो कि आगे हम समझने वाले हैं। एक और प्रश्न आता है यूएसएसडी। यूएसएसडी यूएसएसडी क्या होता है? ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड 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 सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा सर्विस। यूएसएसडी जिसे कभी कभी आप क्विक कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक कोड या फीचर कोड भी कहते हैं। ये जीएसएम ग्लोबल सर्विस मॉड्यूल जो होता है, उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के कंप्यूटर के साथ संचार करते हैं। इसके लिए आपको कुछ सेवाएं जैसे आपको उपयोग करनी है, तो यूएसएसडी की सेवाएं लेने के लिए *99# डायल करना होता है। क्या डायल करना होता है? *99#। ये पूछा जाता है कि यूएसएसडी के द्वारा मोबाइल सेवाएं लेने के लिए, रिचार्ज संबंधी जानकारी या अन्य जानकारी लेने के लिए आप कौन सा कोड डायल करते हैं, तो आपको कोड डायल करना होता है *99#। सिम और जीएसएम, इनका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। सिम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो सिम आप लोग यूज करते हैं अपने टेलीफोन में या नेट स्मार्टफोन में, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो उसका पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जीपीआरएस सेवाएं ली जाती थी पहले, इसका होता था जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। एक प्रश्न है कि भीम ऐप के द्वारा कितना लेन देन किया जाता है, तो आपको याद रखना है भीम ऐप पर अधिकतम ₹40,000 का दैनिक सीमा रहती है, यानी इतने आप लेन देन कर सकते हैं भीम ऐप पर। एईपीएस में किसका उपयोग किया जाता है? एटीएम कार्ड, आधार नंबर, पैन कार्ड या डेबिट कार्ड? एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आधार नंबर का उपयोग किया जाता है। आधार नंबर 12 अंकों का होता है, जो कि एक विशिष्ट पहचान संख्या होता है। एक आधार नंबर से आपकी विशिष्ट पहचान होती है और ये बायोमेट्रिक फिंगर डिटेक्शन का उपयोग करता है, बीएफडी। इसका पूरा नाम होता है बायोमेट्रिक फिंगर डिटेक्शन। बायोमेट्रिक फिंगर डिटेक्शन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया की बात यहाँ हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ एक प्रश्न आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। नाबार्ड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक है नाबार्ड। तो ये अलग रहेगा। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि जिसकी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा 1935 में। कब हुई? 1935। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? भाई यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको पहले भी बता दिया है, आपको इसे याद रख लेना। भीम ऐप किस पर आधारित है? तो भीम ऐप आपका यूपीआई पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? यूपीआई। यूपीआई क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी ऐसा इंटरफेस जिसके द्वारा कई बैंकों को एक साथ मर्ज करके तैयार किया जाता है और आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एनपीसीआई का पूरा नाम आपको याद रखना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई किससे संबंधित है? पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट या डीएल? तो किससे संबंधित है? आधार से संबंधित है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका आधार से संबंधित है। भारतीय रुपए का प्रतीक क्या है? तो भारतीय रुपए का चिन्ह बताना है, जो कि है रुपीज, से तैयार किया था उदय कुमार ने। तैयार किया उदय कुमार, भारतीय बैंक के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे उदय कुमार। उनके द्वारा तैयार किया गया रुपी का सिंबल। आधार सीडिंग का अर्थ क्या है? आधार कार्ड बनाना, आधार को बैंक खाते से जोड़ना या मोबाइल से जोड़ना या अपडेट करना। तो आधार सीडिंग का अर्थ है आधार को आपके बैंक खाते से जोड़ना। एईपीएस का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आरटीजीएस का पूरा नाम बताइए। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का न्यूनतम ट्रांजैक्शन कितना है? भाई न्यूनतम ट्रांजैक्शन आरटीजीएस के लिए चाहिए रुपीज 2 लाख। 2 लाख का न्यूनतम ट्रांजैक्शन होना चाहिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका भी ए विकल्प सही हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस का पूरा नाम पहले ही बताया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है? तो यूपीआई, एईपीएस, आईएमपीएस, ये तीनों ही आपके डिजिटल हैं। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही हो जाएगा। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? भीम ऐप लॉन्च हुआ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बाद 2016 में। भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। रुपे किस देश का नेटवर्क कार्ड है? रुपे जो है वो भारत देश का नेटवर्क कार्ड है। कहाँ का? भारत का। वीजा क्या है? वीजा भाई अपने कार्ड देखा होगा कई तरह से, बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इसमें क्या होता है? वीजा लिखा होगा ना। तो वीजा कार्ड के यहाँ का है। तो ये भी एक तरह का कार्ड नेटवर्क है। क्या है दोस्तों? कार्ड नेटवर्क है। मैस्ट्रो किस प्रकार का कार्ड है? एक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम और मोबाइल ऐप। तो मैस्ट्रो जो है वो एक डेबिट कार्ड नेटवर्क है और डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए ये एक तरह का नेटवर्क उपलब्ध कराता है मैस्ट्रो। रुपे, वीजा, ये तीनों ही।
यूएसएसडी बैंकिंग किससे की जाती है? तो ये क्या है कि एक तरह का मोबाइल डायल कोड है के अंतर्गत आप *99# डायल करते हैं तो ये एक तरह का मोबाइल डायल कोड बैंकिंग सिस्टम है। भारत में यूएसएसडी बैंकिंग का कोड क्या है? तो आपको याद रखना है *99#। ये आपका यूएसएसडी बैंकिंग कोड है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है ट्रिपल सी एग्जाम में। ये भी प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है, ओटीपी का पूरा नाम बताइए। तो क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। पिन का पूरा नाम, पिन का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एनएफसी ये आपके लिए नया है भाई। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते होंगे, वहां पे एक पीओएस मशीन रहती है। क्या रहती है? पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन से जब खरीदारी करते हैं तो पेमेंट करने के लिए आप कुछ कार्ड्स में इस तरह का चिन्ह बना रहता है। ये जो चिन्ह बना रहता है वाईफाई का, इससे आप इसको टच करके, अपने कार्ड को टच करके अपना भुगतान कर सकते हैं। तो टच एंड पे मेथड पे काम करता है ये। एनएफसी होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एनएफसी का उपयोग किस में होता है? तो एनएफसी का उपयोग होता है टच एंड पे में। टच एंड पे। यूपीआई से भुगतान कैसे किया जा सकता है? तो यूपीआई से भुगतान अगर आपको करना है तो क्यूआर कोड के जरिए कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के जरिए कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, यानी सभी इसमें सही विकल्प होगा। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई? 2008, 10, 12, 15। तो कब हुई भाई? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 2008 में, जो कि बाद में 25 धारा के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में हुई थी, और इसे बाद में 12 जुलाई 2016 को वैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 2008 में एनपीसीआई की स्थापना हुई। यूआईडीएआई की स्थापना कब हुई? तो इसको याद रखिएगा कि यूआईडीएआई की स्थापना हुई 2009 में। कब हुई थी? 28 जनवरी 2009। और इसके द्वारा पहला आधार अगर पूछा जाए, पहला आधार कब जारी किया गया? तो इसको जारी किया गया सितंबर 2010 में। सितंबर 2010 में जारी किया गया। डिजिटल भुगतान का मुख्य लाभ क्या है? तेज, सुरक्षित, समय की बचत, या सभी? इसका सभी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि तेज भी होता है, फास्ट, सिक्योर एंड टाइम सेविंग होता है। ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स में किसी एक को टिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह के प्रश्न आएंगे। यूपीआई सेवा 24/7 उपलब्ध होती है, तो क्या है ये? ट्रू है फॉल्स? भाई यूपीआई जो सेवा है, आप बैंक यूपीआई का उपयोग करके कभी भी किसी समय पैसे का भुगतान कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या रहेगा? ट्रू। एटीएम का अर्थ ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, तो ये भी ट्रू है। एटीएम का पूरा नाम जो होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर बैंक का कर्मचारी होता है जो भुगतान करता है। एनईएफटी बैच प्रणाली में काम करता है। एनईएफटी क्या करता है कि एक साथ कई लोगों के ट्रांजैक्शन को बैच टाइप में बनाता है और फिर बैच प्रणाली से इसे भुगतान करता है, तो ये भी कैसा रहेगा? ट्रू। आईएमपीएस तुरंत ट्रांसफर करता है, इसका नाम ही इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, तो ये बिल्कुल तुरंत क्विक होता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। आरटीजीएस बड़ी राशि के लिए उपयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। और आरटीजीएस बड़ी राशि के लिए उपयोग होता है, तो ये कैसा रहेगा? ट्रू। भाई हाँ या नहीं पे भी ध्यान देना है। रुपे कार्ड भारत का है, तो रुपे कार्ड कहाँ का है? भारत का, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड एनपीसीआई डिजिटल भुगतान को संचालित करता है, ये भी ट्रू है। यूआईडीएआई आधार जारी करता है, इसको भी आपको ट्रू लगाना है। ठीक, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट दिए हैं। फॉल्स के लिए आप इस तरह पूछ सकते हैं, एईपीएस में फिंगरप्रिंट उपयोग नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इसमें लिखा है होता है, तो ये ट्रू रहेगा।
यूपीआई से क्यूआर भुगतान किया जा सकता है। ट्रू। भीम ऐप यूपीआई आधारित होता है। आरबीआई मुद्रा जारी करता है। आरबीआई जारी करता है, जो भी मुद्रा होती है वो कौन जारी करता है? आरबीआई। कैश ट्रांजैक्शन नगद लेन देन होता है। एटीएम से नगद निकाला जा सकता है, ये भी ट्रू है। डेबिट कार्ड से भुगतान किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट एनएफसी से होता है, जिसका होता है नियर फाइंड कम्युनिकेशन। नियर फाइंड कम्युनिकेशन। ओटीपी सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। पिन गोपनीय होता है। आधार सीडिंग डीबीटी के लिए जरूरी है। और मोबाइल बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग का होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर